वेलकम टू द निर्वाणा अकेडमी। सो ये निर्वाणा अकेडमी एक पहल है। हमारे कुछ दोस्तों की हम सब लोगों ने मिलकर सोचा था कि कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं जिससे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया जा सके। सो वी आर ग्रुप ऑफ 10 पीपल जो कि अलग अलग जगह काम करते हैं। इसमें से कुछ ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और कुछ इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। सो अब आप दिख ही रहे हैं कि प्लेन्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ये हमारी इनिशिएटिव का सबसे पहला वीडियो है। तो लगभग 10 या 11 करंट अफेयर्स के टॉप इसमें हम लोगों ने पॉइंट्स लिए हैं जो अलग अलग सोर्सेज से कवर किया गया है, जैसे हिंदू, पीआईबी, विजन आईएएस, इनसाइट्स, आईएएस बाबा, वाजीराम एंड रवि, इन सबको देख करके हम लोगों ने इसको कंपाइल किया है। ये जो लिंक्स भी आपको दिए हैं हुए हैं और ज़्यादा अकेडमी के बारे में आपको कुछ भी पता करना है तो लिंक्स में देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक से। सॉरी। So the very first question is, consider the following statement about special drawing rights, SDR. So first point, SDR is an international reserve asset created by the IMF in 1969. Second, the value of the SDR is based on a market of 5 currencies: the US dollar, the euro, the Chinese renminbi, the Japanese yen and the British pound sterling. So क्या लगता है आपको, क्या ऑप्शन आंसर्स क्या होना चाहिए इसका? इस केस में दोनों ही ऑप्शन सही हैं। जो SDR है इसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR होता क्या है? 1960s के लेट में ये बात स्टार्ट हुई थी कि हर जगह यूएस की करेंसी को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, जब 200 से ज़्यादा कंट्री हैं वर्ल्ड में, लेकिन हर जगह यूएस डॉलर की ही बात की होती है। रीज़न बहुत आसान है कि ज़्यादातर जो ट्रेड होता है, ऑयल का ट्रेड जो होता है वो यूएस डॉलर एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए यूएस डॉलर के कंपैरिजन में सारी वैल्यूज़ निकाली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी कंट्रीज़ थी जो इस बात से एग्री नहीं करती थी, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। सो दे थॉट एंड फोर्स्ड IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उन्होंने फोर्स किया IMF को कि कुछ ऐसा तरीका निकालो जिससे सबके शेयर्स आ सके या कोई कॉमन करेंसी बनाई जा सके। तो उस समय जो IMF था उसने एक SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स करके एक नई करेंसी बनाई। ये करेंसी कुछ और नहीं है, ये 4 या 5 करेंसी की बकेट से उसने बनाई। स्टार्टिंग में इसमें 4 करेंसीज थी, बाद में इसमें चाइनीज़ करेंसी भी ऐड कर दी गई। तो इसमें जो शेयर्स हैं, कितना ये ऑफिशियल साइट है IMF की, उसी से मैंने डेटा फैक्ट किया। ये कोई भी सोर्स हो हमेशा ऑफिशियल साइट के लिए जाए। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी देखना है, कुछ भी आपको डाउट है, अगर IMF से रिलेटेड पढ़ना है तो कुछ IMF की साइट पे जाइए, और यूनेस्को से रिलेटेड है, WHO से रिलेटेड, UN से रिलेटेड, या इंडियन किसी भी एम्बेसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पढ़नी है तो ऑफिशियल साइट विजिट करा करिए। वहाँ पे बहुत की पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग कई बार नोट्स के चक्कर में मिस हो जाते हैं। तो आप अगर कभी भी ओरिजिनल सोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। तो 2015 का ये जो डेटा है, इसमें जो US डॉलर है उसका 41.73% वेटेज है, यूरो का 30.93% है, चाइनीज़ युआन का 10.92 है, जापानीज़ येन का 8.33 है और पाउंड का 8.09 है। इसमें एक और कंट्रोवर्सी भी चलती है। पाउंड जो करेंसी है वो है आपकी ब्रिटेन की, और यूरो जो है करेंसी वो यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी है। ब्रिटेन भी यूरोप का पार्ट है और ब्रिटेन में भी यूरो चलता है। तो ये कंट्रोवर्सी हमेशा ही रहती है, अगर ब्रिटेन यूरोप का पार्ट है तो यूरोप से 2 करेंसी क्यों नहीं? और इंडियन रुपीज़ को तो अभी ऐड भी नहीं किया गया है, रुपीज़ के असर कोई भी वैल्यू है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आंसर है इसका, मैंने एक्सप्लेन किया। सेकंड थिंग, स्पेशल ड्राइंग राइट इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द IMF। द स्पेशल ड्राइंग राइट सर्व्स एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द IMF। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या लगता है आपको और सेकंड ऑप्शन क्या लगता है? 2 सेकंड का टाइम दीजिए, बताइए। तो स्टैट 2 जो बोल रहा है कि द स्पेशल ड्राइंग राइट वॉज क्रिएटेड एज ए सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रेटन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ब्रेटन वुड में एक मीटिंग हुई थी, उसको ब्रेटन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज बोला गया। उसके पहले क्या होता था कि कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं था कि कैसे कोई करेंसी एक्सचेंज करनी है। पहले गोल्ड के बिहाफ पे एक्सचेंज होता था, लेकिन उसमें दिक्कत आई थी। उसमें भी एक अच्छी खासी स्टोरी है कि उसमें क्या दिक्कत आने स्टार्ट हुई थी कि उसमें, चलिए उस पर हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ब्रेटन वुड हुआ था, उसके बाद SDR को लेके आया गया। सो इसमें जो SDR जो है वो सर्व एज द यूनिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द IMF एंड सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्टैट 1 में बोल रहा है कि द SDR इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द IMF, वेदर इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ द IMF मेंबर्स, SDR कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज। इसका सिंपल से मतलब है द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द IMF गलत है। अगर आप SDR लेके जाते हैं IMF के पास में तो आपको जिस भी करेंसी में चाहिए आपको IMF उतना रिटर्न वैल्यू कर सकता है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है कि जो SDR है उसका कौन होल्ड करता है उसको, इसे यूनिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द IMF। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इज टू प्रोवाइड इमरजेंसी असिस्टेंस
फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इमीडिएट डेंजर। सेकंड है इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। थर्ड है इंकरेज स्टेट्स पार्टीज और टू द कन्वेंशन टू नॉमिनेट साइट्स विद इन देयर नेचुरल टेरिटरी। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है। यूनेस्को क्या करता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं वर्ल्ड में उनको वो टारगेट करता है। और वो साइट्स कौन देता है, या तो मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से या कल्चरल या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो साइट नॉमिनेट होती है। नहीं तो बहुत फेमस साइट्स होती हैं, उन पर कई बार यूनेस्को जा करके खुद ही विजिट करता है और देखता है कि साइट कितनी थ्रेट है इसमें, या उसकी हालत ख़राब हो रही है, या इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, या फिर ये कल्चरली कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी साइट्स को यूनेस्को एक टैग देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके, या उसके लिए उसने एक वर्ल्ड हेरिटेज मिशन भी स्टार्ट किया हुआ है। तो इंडिया में आप बता सकते हैं टोटल कितनी साइट्स हैं? इंडिया में टोटल 38 साइट्स हैं। जो लास्ट साइट ऐड हुई है, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, लास्ट साइट ऐड हुई है वो जयपुर की साइट है। जयपुर की जो पिंक सिटी उसकी साइट है। ये आप मैप देख सकते हैं, इसमें इंडिया में अलग अलग, ये विकीपीडिया से ऑफिशियल डेटा है, ये भी अलग अलग साइट्स हैं जो कि यहाँ पे हमारी मैप हुई हैं। और एक सेकंड का मेरे को आप टाइम दें। और ये वो साइट्स हैं सारी जो है इसमें। अजंता केव्स हैं जो कि 1983 के टाइम पे लगभग ऐड हुई थी। उसके बाद भी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि ताजमहल है, सन टेम्पल है कोणार्क का, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कोलोराडो नेशनल पार्क भी है, और बहुत सारी साइट्स हैं। अभी हाल ही में जो आपकी साइट ऐड हुई है उसका नाम है जयपुर है, जो कि राजस्थान में है। ये कल्चरल साइट है। और उसके पहले जो ऐड हुई थी वो महाराष्ट्र की साइट थी, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बलेंस ऑफ मुंबई। ठीक है, ये तो ये साइट की बात। और जो पहले वीडियो में मैंने बोला था स्पेशल ड्रॉइंग एड्स का, आप ये पोर्शन देख सकते हैं कि इसमें यूएस डॉलर जो है वो 40.173% है, यूरो 30.93% है, चाइनीज युआन 10.92 है, जापानीज येन 8.33 है, पाउंड स्टर्लिंग 8.09 है। जो 2015 का डेटा है, तब से अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इस वाले केस में आपका तीनों पार्ट आंसर हो जाएंगे, 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव। लिक्विड कन्वर्ज रेशियो एंड वेज एंड मीन्स एडवांस फैसिलिटी समटाइम्स मेंशन इन मीडिया रेफरेंस टू। अभी आपने देखा ही है कि कितनी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रखी है, बहुत अच्छे से लगी पड़ी इस समय कोविड-19 की वजह से। सो एक एलसीआर करके टर्म यूज़ होता है बैंकिंग में, द सेकंड टर्म इज़ डब्ल्यूएमए। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों टर्म्स एज सच इंटरलिंक्ड नहीं है, पर दोनों की स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। पहले बात करूँगा मैं एलसीआर की। तो जो एलसीआर टर्म है, इसका ये मतलब होता है शुद्ध और ईजी भाषा में, बैंक को कुछ परसेंट जो उसके पास मनी आता है उसका कुछ परसेंट बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? कल को बैंक की हालत ख़राब हो जाए, दिवालिया निकल जाए, कुछ भी हो जाए, तो अपने यूज़र्स का पैसा वापस कर सके। ये कौन डिसाइड करता है कि कितना परसेंट रखना चाहिए, कितना परसेंट नहीं रखना चाहिए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है इंडिया की, कि आरबीआई डिसाइड करता? नहीं, ये डिसाइड हुआ था बेसल 3 नॉर्म्स। अभी आप पूछेंगे बेसल 3 नॉर्म्स क्या होते हैं? बेसल 3 बैंकिंग जब स्ट्रक्चर डिसाइड होता है तो वर्ल्ड के जितने भी बैंक्स हैं आपस में मिलते हैं, उनके बीच में एक डिस्कशन होता है और एक स्टैंडर्ड, एक तरीके से नॉर्म्स या स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने की बात होती है। तो स्विट्ज़रलैंड में ये मीट हुआ था, इसमें बेसल 3, बेसल वहाँ पे है कंट्री, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, बेसल पे वहाँ पे डिस्कशन होता है। बेसल 3 बेसिकली ये नॉर्म है जिसके बारे में बात करी जाती है। इसमें हर बैंक को लगभग 100% के आसपास 100% एलसीआर रखना पड़ता है। अब एलसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, ये खुद में बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि अभी तक 100% रखना था। 2011 में ये बात हुई थी, लेकिन अप्लाई होते होते 2015 हो गया। 2015 से फाइनली अप्लाई हुआ है, और जितने भी बड़े बैंक्स हैं उनको लगभग कितना 100% एलसीआर रखना पड़ता है। सेकंड थिंग है डब्ल्यूएमए, इसमें पूछा गया है डब्ल्यूएमए क्या होता है, वेज एंड मीन्स एडवांस। डब्ल्यूएमए में सिंपली ये मतलब है कि कभी भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कभी भी कोई ऐसी आफत आती है कि उनकी बैलेंस शीट में दिक्कत होती है, तो वो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, आरबीआई उनको पैसा दे देगा। ये आरबीआई एक्ट में है 1934 में। लेकिन एक कंडीशन है कि जो भी ये पैसा ले रहे हैं इनको 90 दिनों के अंदर वापस आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा। मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है विंडो का वो 90 डेज है, इसके ऊपर नहीं हो सकता। तो अभी इसमें क्या हुआ, अभी ये बहुत ही हाल में जब से हालत ख़राब है, तो आरबीआई ने एक चीज़ और अनाउंस करी है। आरबीआई ने 60% इंक्रीज़ कर दिया है कि अभी जो लिमिट भी सेट थी उसमें 60% और बढ़ा के भी आरबीआई पैसा देगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़, जो एलसीआर का रेशियो अभी तक 100% था कि आपको इतना अमाउंट रखना है प्रिजर्व करके, उसको बैंक ने कम, सरकार ने, आरबीआई ने प्रोसीजर से उसको कम करके 100 से 80% कर दिया। तो अभी 80% डेटा पे भी आप चीज़ें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगले उस पर आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नेशनल हाउसिंग बैंक से रिलेटेड है। बोला कि नेशनल हाउसिंग बैंक इज एन ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन 1988 अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड्स 100% स्टेक इन एनएचबी। पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेशनल हाउसिंग बैंक जो बनाया गया था वो ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके लिए जितने भी लोकल और रीजनल लेवल पे कोई भी हाउसिंग डेवलपमेंट होंगे, सबको कौन फाइनेंस करेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक। अभी तक नाबार्ड का और नेशनल हाउसिंग बैंक का जितना भी शेयर था आरबीआई होल्ड करता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि आरबीआई के पास
पहले ही से बहुत ज़्यादा काम है, तो उससे इसने चीज़ें रिजॉल्व करवाई। अभी जो नेशनल हाउसिंग बैंक के जो शेयर्स हैं, अथॉरिटी है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, इसमें वन ऑनली। अगले पे आते हैं। द बायोरॉक स्ट्रक्चर वॉज इंस्टॉल्ड 1 nautical mile ऑफ द मीठापुर कोस्ट इन द गुल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात। सेकंड, बायोरॉक रिफर्स टू द सब्सटेंस फाउंड बाय द इलेक्ट्रो accumulations ऑफ मिनरल डिजॉल्व्ड इन सी वाटर। तीसरा, द मिनरल एक्रिएशन प्रोसेस वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय आर्किटेक्ट वॉल्फ हिल्बर्ट्स इन 1976। सो गाइज, इसमें मैं थोड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। बायोरॉक क्या होता है? बायोरॉक एक ऐसा मिनरल है जो कि स्पेसिफिक मिनरल से मिलकर बनाया जाता है, और इसकी एक बहुत खास बात होती है कि जैसे ही ये मिनरल पानी के अंदर होता है और इसमें सेट ऑफ एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी या कुछ ऐसी चीज़ें पास करी जाती हैं, तो ये और स्ट्रांग होता जाता है। इसको क्यों बनाया गया है बायोरॉक को? क्या यूज़ है इसका? जो रीफ्स हैं, जब भी देखिए गुल्फ ऑफ कच्छ की बात करी गई, गुल्फ ऑफ कच्छ पाकिस्तान और लगभग इंडिया बॉर्डर के पास में ही है, गुल्फ है, तो जो वहाँ पे रीफ्स है, कोरल रीफ्स, आपको पता ही होगा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से जितने कोरल रीफ्स हैं बहुत डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये पहल है, एक स्टार्ट है, जिसके थ्रू वो कोरल रीफ्स को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बायोरॉक्स को वहाँ पे लगाया है। ये बायोरॉक्स वहाँ पे जो भी तट के पास समुद्री ज़मीन है, उसकी जो सतह घुसती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, इरोजन हो रहा है, ट्रेड बहुत होता है गुल्फ ऑफ कच्छ में, बहुत शिप्स निकलते हैं, तो वहाँ पे ये मटेरियल जाके उसकी सतह को स्टेबल करेगा, तो वहाँ पे रीफ्स दोबारा डेवलप कर सकेंगी। तो ये बहुत खास बात है। तो तीनों ही इस केस में सही है। और वॉल्फ हिल्बर्ट से जो आर्किटेक्ट, उन्होंने 1976 में उन्होंने फर्स्ट टाइम ये किया था, बहुत साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इस चीज़ पे। तो अभी पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ किया जा रहा है ताकि कोरल रीफ्स को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिस्टम के लिए जो कि बाउंडेड है, मरीन सिस्टम खासकर। अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप, ऐसे ये जो स्टील की या फिर आपको सरिया या प्लेट टाइप के दिख रही है, यहीं पे बायोरॉक्स लगाई जाएंगी, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी डाली जाएगी, और धीरे 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 ये जो पूरी सतह है इसको पूरा ये स्ट्रॉन्ग कर देगी। जैसे घर के नीचे नींव बनाते टाइम सरिया लगाते हैं, उसी तरह का ये कुछ काम करती है। अगला क्वेश्चन आते हैं। एक ये स्पेशल प्लांट है सेना स्पेक्टेबिलिस, बहुत अजीब सा नाम है, मेडिकल नेम सारे डिफिकल्टी होते हैं। सेना स्पेक्टेबिलिस, ये जो एक पेड़ है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है कि ये ट्रॉपिकल एरियाज़ है अमेरिका के, वहाँ पे मिलता है और नेटिव भी है वहाँ का। सेकंड है, ये लीस्ट कंसर्न बताया जाता है IUCN की रेड लिस्ट में। और तीसरा है कि ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है, मतलब नई स्पीसीज़ के लिए खतरा है। अगर सपोज दैट अमेरिका से उठ के इंडिया में कहीं लगा दिया जाए तो इंडिया के जंगलों में बहुत दिक्कतें पैदा कर देगा। तो इस केस में तीनों ही ऑप्शन सही है। ये जो सेना स्पेक्टेबिलिस है, ये ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। ट्रॉपिकल एरिया में बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर लगभग 27 से 32 डिग्री रहता है पूरे साल, तो बहुत बारिश होती है वहाँ पे। तो ये जो पेड़ है, खूब बारिश होती है, खूब धूप भी मिलती है, तो पेड़ की हाइट बहुत बढ़ती है, 20 से 30 मीटर तक ये पेड़ होता है, और एक बार में ये 15,000 20,000 तक सीड्स फैलाता है, तो और पेड़ उगते हैं। तो बहुत पेड़ उगने की वजह से डेंस हो जाता है, तो नीचे के पेड़ हैं उनको ना रोशनी मिल पाती है, प्लस ज़मीन में इंपॉर्टेंट तत्व हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मिनरल्स, पानी और भी कुछ चीज़ें हैं, वो ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी पेड़ सूखने लग जाते हैं। और ये इन्वेजिव है, मतलब अमेरिका में है तो वहाँ के वातावरण में तो ये ढल चुका है, वहाँ के पेड़ भी इसके साथ एक तरीके से हार्मनी में आ चुके हैं, लेकिन कहीं ये इंडिया में अगर आ गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए तीन ऑप्शन इसमें सही। अगले पे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 में एक्ट ये बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। पहला है कि द एक्ट मेंशन द वर्ड इको सेंसिटिव जोन्स। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये पर्टिकुलर वर्ड आया है कि नहीं आया है, इसलिए आपको हर एक एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और सेकंड थिंग बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्री ऑपरेशंस और प्रोसेस शैल नॉट बी कैरिड आउट और शैल बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड। मतलब पहले एक्ट में इको सेंसिटिव जोन का जो शब्द है ये पहली बार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में आया है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कर सकती है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज या ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है सेफ्टी या इन्वायरमेंट के हजार्ड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, देखते पता चल रहा है। पहले ऑप्शन क्या है, इको सेंसिटिव जोन आया था कि नहीं आया था, अगर आपको पता है तभी आप इस पर टिक कर सकते, नहीं तो इसका आंसर नहीं है, पहला गलत है। इको सेंसिटिव जोन एज सच अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, 1986 में ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। इको सेंसिटिव जोन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी कंफर्ट के हिसाब से खुद डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया इको सेंसिटिव जोन हमें क्रिएट करना है या नहीं करना है। एज सच 1986 के एक्ट में ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विल सेट अप 10 मेंबर कमिटी दैट विल डिक्लेयर डल लेक एन इको सेंसिटिव जोन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 डज नॉट मेंशन द वर्ड इको सेंसिटिव जोन। ये पॉइंट आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट कुछ क्लॉजेज हैं उनके बिहाफ पे डिसाइड करती है, लेकिन अभी एज सच किसी एक्ट में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, द फ्रीडम टू डिफाइन लैंड नॉट्स ऑलरेडी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट बाय द सेंट्रल और स्टेट रिकॉर्ड्स एज फॉरेस्ट हैज़ बीन द प्रोग्रेटिव ऑफ। मतलब कोई भी ज़मीन जो पड़ी है, जो अभी तक डिसाइड नहीं की गई जंगल है क्या है, इसको कौन डिसाइड करेगा, डिक्लेयर करेगा कि फॉरेस्ट है? क्या इसको राज्य सरकार करेगी या क्या इसको
केंद्र सरकार करेगी। फॉरेस्ट जो है किसके अंडर में आता है? जो फॉरेस्ट आपको पता होगा कि फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। टोटल 4 टाइप की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। इन सभी लिस्ट पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये कॉन्करेंट में आता है, तो मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे रूल बना सकती हैं। 1996 से पहले जो केंद्र सरकार थी वो डिसाइड करती थी कि जो ज़मीन है वो किस में आएगी, लेकिन 1996 में एक बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, गोवर्धन जजमेंट। उसमें उन्होंने बोला कि इसका पूरा का पूरा हक राज्य सरकार के पास है। 1996 के बाद से 1996, आफ्टर 1996 स्टेट गवर्नमेंट इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर लैंड विल बी डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट। मतलब केंद्र सरकार की जगह अब राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि लैंड फॉरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, गोवर्धन जजमेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोरिफैक्शन टेक्नोलॉजी समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ इन रेफरेंस टू, तो आपको दिख ही रहा है, स्टबल बर्निंग के बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश का जो मेरठ साइड है, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है स्टबल बर्निंग की वजह से। तो उस चीज़ को एंड करने के लिए टोरिफैक्शन टेक्नोलॉजी लाई गई है। बेसिकली क्या करती है, ये जो भी अनकट या कट जब आप क्रॉप काटते हैं उसके बाद जो रेसिडुअल बचता है उसको बर्न करता है हाई टेम्परेचर पे और हाई ऑक्सीजन पे, उससे हीट काफ़ी प्रोड्यूस होती है, प्लस इससे पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। तो ये स्वीडन, मेन आपको याद रखना कि स्वीडन से ये टेक्नोलॉजी लाई गई है भारत में, इसका यूज़ किया जाएगा। सो यहाँ पे कुछ ख़त्म होता है हमारा करंट अफेयर्स का ये सिलसिला। तो ये हमारी मतलब पहली कोशिश है कि इस चीज़ को अच्छा किया जाए। बाकी आप बताइएगा इसमें क्या इंप्रूवमेंट लिया जा सकता है। 41 दिन बचे हैं, टाइमर चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकें। चलिए, थैंक्स। और बाकी इसमें जो भी है डिटेल्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए, सी यू टुमारो गाइस, बाय।